हमारा जो अगला चैप्टर था वो नगर पालिका था। और नगर पालिका यानी कि द म्युनिसिपैलिटीज है, नगर पालिका और द म्युनिसिपैलिटीज। जैसे कि देखो, नगर पालिका क्या होता है कि जैसे स्थानीय स्वशासन का जो है एक पक्ष अधिक गांव से जुड़ा है तो दूसरा पक्ष जो है वो शहर से जुड़ा होता है। और यही कारण है कि जब जब पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है या उसके साथ ही शहरों में नगर पालिका की स्थापना पे भी बल दिया गया है। जैसे कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी कि वहां पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी शक्तियां जो है वो जनता की तरफ उन्मुख होता है। उसी तरह शहर में भी जो है नगर पालिका की स्थापना पर बल दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया में जब 1992-93 में 73वें संविधान संशोधन जो है वो पंचायत के लिए बनाया गया था और इसमें जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी तरह साथ में जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इस संवैधानिक दर्जा से जो है वह एक संवैधानिक तौर पे जो है कार्य करने लगा। और साथ ही जो है इसी संशोधन के द्वारा जो है संविधान में भाग 9 का क पार्ट जोड़ा गया। ठीक है, और इसका शीर्षक जो है नगर पालिका रखा गया। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद 243 तौ से 243 य 6 तक आते हैं, यानी कि ये 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। और इसमें जो है एक 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसमें 18 विषयों की सूची थी। ठीक है, 18 विषयों की इसमें सूची दी गई थी और इसी सूची के विषयों पर जो है नगर पालिकाएं जो है इसके तहत कार्य करती है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वो है संविधान के तहत नगर पालिका की यात्रा कैसे हुई। ठीक है, और इसमें जो है जैसे कि संविधान के अंतर्गत जो है भाग 9 के ए में जो है नगर पालिका के लिए प्रावधान किया गया। और सबसे पहले जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया। और ये संशोधन जो है नगर पालिका की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। और वर्ष 1992 में संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1 जून 1993 को लागू किया गया। और 73वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित था। तो उसी तरह जो है 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका या नगर पंचायत से संबंधित था। इसके अलावा जो है दूसरी चीजें हम लोग ये देख सकते हैं कि शक्तियों का हस्तांतरण, जैसे कि संशोधन का उद्देश्य स्थानीय निकायों को शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंप कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को मजबूत करना है। और इससे स्थानीय योजना हेतु अधिक एकीकृत और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जिला योजना समिति या महानगर योजना समिति की स्थापना को अनिवार्य बताया गया है। और हम लोग जो है अब चलते हैं 74वें संशोधन के प्रमुख अंतर। और इसमें जो है जैसे कि नगर पालिका जो है वो शहरी भारत के स्थानीय स्वशासन की संस्था से संबंधित होती है। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि इसमें अनुच्छेद जो है 243 यानी कि 243 पी से लेकर 243 य 6 यानी कि 243 जेड जी तक दिया गया है। और इसमें जो है प्रमुख शब्दों की परिभाषा दी गई है पहले अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद 243 पी में जो है नगर पालिकाओं की परिभाषा और संरचना दिया गया है। जैसे कि नगर पालिका के बारे में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जिसे अनुच्छेद 243 थ या 243 क्यू के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है, चाहे किसी राज्य में उसका कुछ भी नाम हो। यानी कि नगर पालिका जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जो अनुच्छेद 243 थ या 243 क्यू के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है, चाहे किसी राज्य में उसका कुछ भी नाम हो। इसी तरह जो हमारे अगला शब्द है वो है नगर पालिका क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो किसी नगर पालिका के तहत आने वाला प्रादेशिक क्षेत्र जो है या फिर भौगोलिक क्षेत्र उसे नगर पालिका कहा जाता है, नगर पालिका क्षेत्र कहा जाता है, बशर्ते इसमें शर्त है कि वो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है। यानी कि राज्यपाल जो है लोक अधिसूचना के द्वारा जो है उसको घोषित करता है, उसे नगर पालिका क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि महानगर क्षेत्र जो है 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं
और जो दो या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है उसे महानगर क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें भी शर्त वही है कि राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित करता है। महानगर क्षेत्र में एक शर्त बस यही है कि इसका अर्थ ये है कि 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक से अधिक जिले भी शामिल हो सकते हैं, या फिर उसमें 2 या 2 से अधिक नगर पालिका भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक पंचायत भी हो सकते हैं, या फिर पंचायत या नगर पालिका के अलावा जो है कुछ अन्य संलग्न क्षेत्र भी हो सकता है। बस इसके लिए जरूरी यही है कि ये राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित करे, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है समिति, और समिति का अर्थ जो है वो अनुच्छेद 243 ध या एस के तहत गठित की गई कोई समिति है, चाहे वो वार्ड समिति हो या अन्य समिति हो, ठीक है। इसके तहत गठित की गई कोई समिति, चाहे वह वार्ड समिति हो या अन्य समिति हो, ठीक है, इसके तहत घोषित किया गया। अब दूसरा जो है हम लोग जनसंख्या लेते हैं, ठीक है। ये शब्द क्या है? जनसंख्या का अर्थ वही है जैसे कि जो पंचायत वाले में था, यानी इसका अर्थ है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक। देखो जनसंख्या का मतलब जो है इस उपबंध के लिए जो है ये दिया गया है कि जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना है और जिसके आंकड़े जो है सुसंगत रूप से प्रकाशित हो चुके हैं उसे जनसंख्या के तौर पर इसमें लिया जाएगा। यानी इसमें कहने का इसका अर्थ है कि अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हो उसे जनसंख्या कहा गया है। इसके बाद हमारा जिला है। आज थोड़ी नेटवर्क में जो है प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से जो है शायद आवाज़ या वीडियो क्वालिटी थोड़े से कम हो जाएगी। तो इसमें जो है कहा गया है कि जिले के तौर पर कि किसी राज्य के विभिन्न जिलों को ही जो है इस भाग में रखा गया है, इस भाग में जिला कहा गया है, ठीक है। जैसे कि हमारे बिहार में जो है 38 जिले हैं, तो वो सारे जो है इस भाग के लिए जिले हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी राज्य के विभिन्न जिलों को ही इस भाग में जिला कहा गया है, कोई और चीजें नहीं है इसमें। कौन सा बताना है इसमें? ये जनसंख्या ये है कि जैसे कि अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके, जैसे कि 2011 का जनगणना हुआ था और उसके आंकड़े बिल्कुल प्रकाशित हो गए हैं, तो अभी के लिए जो है वो 2011 का जनगणना जो है वो कार्य करेगा। उसमें जो जनसंख्या निर्धारित की गई है उसी जनसंख्या को इसमें मान्य बताया जाएगा, तो ये इसमें कहा गया है, ठीक है। जिला हो गया। इसके बाद जो है पंचायत, ठीक। इसका अर्थ है पंचायत का अर्थ, इसका अर्थ किसी ऐसे पंचायत से है जिसका गठन जो है अनुच्छेद 243 ख यानी बी के तहत किया गया है, ठीक है। और हमने इसको पहले देखा था। इसका अर्थ किसी भी ऐसी पंचायत से है जिसका गठन, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद था? इसके लिए 243 ख था, ठीक है, यानी कि 243 बी था, ठीक है, इसके तहत किया गया है। ये जो है परिभाषा के तौर पर इतने सारे वर्ड हैं। अब ये सारे शब्द क्लियर हो गए तो अब हमें जो है आगे समझने में परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं, जैसे
नगर पालिकाओं के क्या क्या स्तर होते हैं? तो नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तर यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी। देखो इसके लिए अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 243 थॉ है, ठीक है, यानी कि 243 क्यू है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है नगर पालिका के 3 स्तर बताए गए हैं, ठीक है। तो इसके 3 स्तर हैं, जैसे कि इसमें जो है नगर पंचायत आता है, ठीक है, नगर पंचायत आता है। दूसरा जो है नगर पालिका परिषद आता है, नगर पालिका परिषद आता है, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल आता है। तीसरा जो है नगर निगम आता है, नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये 3 स्तर जो है अनुच्छेद 243 थॉ में जो है नगर पालिका के स्तर के तौर पर दिए गए हैं। एक नगर पंचायत है, दूसरा नगर परिषद है, तीसरा नगर निगम है, ठीक। अब हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला नगर पंचायत क्या है, नगर पंचायत, ठीक। तो नगर पंचायत जो है वह संक्रमणशील क्षेत्र में गठित किया जाता है, और संक्रमणशील क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। तो नगर पंचायत जो है यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा होता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित, ठीक है। इसको जो है संक्रमणशील क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी कि नगर पंचायत जो है यह संक्रमणशील क्षेत्र, यानी कि जिसको ट्रांजिशनल एरियाज कहते हैं, ट्रांजिशनल एरियाज कहा जाता है, में गठित की जाती है संक्रमणशील क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी गांव है, ठीक है, वो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है तो वह एक संक्रमणशील स्टेज में रहता है, यानी ट्रांजिशनल स्टेज में रहता है। और वह ट्रांजिशनल स्टेज जो है उसको नगर पंचायत कहा जा सकता है, यानी कि जो भी ट्रांजिशनल स्टेज वाले इलाके हैं वहां पर जो है नगर पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है। अगला शब्द है, कौन सा था हमारा, नगर परिषद, नगर पालिका परिषद, ठीक है। दूसरा नगर पालिका परिषद, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल, हाँ मैं सब जगह तो इसके अंग्रेजी वर्ड तो लिख रहा हूँ ना, मैं तो सब जगह लिख रहा हूँ जहाँ जरूरत है। यहाँ तो नगर पंचायत ही होंगे और इसे म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, ठीक है। ये जो है लघु नगरीय क्षेत्र, यानी कि जो छोटे शहर होते हैं उसमें गठित किया जाता है, तो इन्हें लघु नगरीय क्षेत्रों अर्थात छोटे शहर, यानी छोटे शहरों में गठित किया जाता है, ठीक। इसके बाद नगर निगम है, ठीक है। और नगर निगम क्या होता है, म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका गठन जो है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि बड़े शहरों या महानगर में इसका गठन किया जाता है। तो इनका गठन बृहत्तर क्षेत्रों अर्थात बड़े शहरों या महानगरों में किया जाता है। ठीक, देखो नगर पालिका के जो विभिन्न स्तर हैं उसमें ध्यान देने वाली 2-3 बातें होती है, जैसे कि कोई क्षेत्र जो है वह संक्रमणशील क्षेत्र है। ठीक है, संक्रमणशील क्षेत्र है या लघु नगरीय क्षेत्र है या बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है, तो इसका निर्धारण जो है राज्यपाल द्वारा जारी लोक अधिसूचना से होता है। यानी कि ऊपर में भी हर एक जगह जो है आ रहा था राज्यपाल के लोक अधिसूचना द्वारा। तो ये सारे क्षेत्र जो है, जैसे संक्रमणशील क्षेत्र हुआ, तो ये भी जो है राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लघु नगरीय क्षेत्र हुआ, ये भी राज्यपाल के लोक अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये जो बृहत्तर क्षेत्र हुआ, ये भी जो है राज्यपाल के लोक अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाता है। और राज्यपाल जो है यह निर्धारित कई आधारों पर करता है, जैसे कि वह क्षेत्र की जनसंख्या को देख सकता है, जनसंख्या घनत्व को देख सकता है, स्थानीय प्रशासन के लिए जो उत्पन्न राजस्व है उसको देखा जाता है, कृषि से भिन्न कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत देखा जाता है, क्षेत्र का आर्थिक महत्व देखा जाता है, या फिर कोई ऐसा आधार वो देख सकता है जिसको जो राज्यपाल को उचित लगता हो। तो संविधान में इस निर्धारण के लिए जो है जनसंख्या ही कोई निश्चित पैमाना नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो उसको महानगर या नगर निगम ये सारे घोषित कर दिए जाएंगे, नहीं, इसके आधार हैं, यानी क्षेत्र की जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, स्थानीय प्रशासन से उत्पन्न राजस्व है, कृषि से भिन्न कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत है, क्षेत्र का आर्थिक महत्व है। ये सारे आधार देखने के बाद ही राज्यपाल जो है वह लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित करता है कि कौन सा क्षेत्र संक्रमणशील क्षेत्र होगा या कौन सा क्षेत्र जो है लघु नगरीय क्षेत्र होगा या कौन सा क्षेत्र जो है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र होगा। ठीक है, अगर राज्यपाल जो है लोक अधिसूचना द्वारा किसी नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को जो है औद्योगिक नगरी यानी कि जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप होता है वो घोषित किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र में किसी नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर राज्यपाल ने लोक अधिसूचना द्वारा किसी नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को औद्योगिक नगरी यानी कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है, घोषित किया है, तो ऐसे क्षेत्र में किसी नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, राज्यपाल जो है वो कोई लोक अधिसूचना यानी कि पब्लिक नोटिस जारी करेगा और उसमें जो है नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को जो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में घोषित कर देता है, यानी औद्योगिक नगरी के रूप में घोषित कर देता है, तो वहां पर जो है नगर पालिका का गठन नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो औद्योगिक नगरी है, ठीक है, ये कैसे स्थापित होता है, तो औद्योगिक नगरी यानी कि जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ऐसे नगरीय क्षेत्र होते हैं, ऐसे नगरीय क्षेत्रों या उसके भाग, उसके नहीं, उनके भागों को घोषित किया जाता है
जिनमें किसी औद्योगिक स्थापन यानी कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा जनता को नगरपालिका सेवाएं, ठीक है, नगरपालिका संबंधी सेवाएं दी जा रही या दी जानी प्रस्तावित हो। ठीक है, यानी कि औद्योगिक नगरी जो है ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को घोषित किया जाता है, यानी कि ये हमेशा जो है किसी नगर का भाग होगा या उसके भाग को घोषित किया जाएगा जिनमें औद्योगिक स्थापन द्वारा यानी कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा जनता को नगरपालिका संबंधी सेवाएं दी जा रही है या दी जानी प्रस्तावित है। और इसके लिए जो है राज्यपाल को जो भी आधार उचित लगता है, ठीक है, जो भी, इसके लिए कोई निर्धारित आधार नहीं है, जो भी आधार उसको उचित लगे, ठीक है, वो सारे आधार पर जो है राज्यपाल निर्धारित कर सकता है कि किसे औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक नगरी घोषित किया जाना है। ठीक, यह था हमारा 3 स्तर थे नगर पालिका के, यानी कि नगर पंचायत, ठीक है, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नगर पालिकाओं की संरचना क्या है। नगर पालिकाओं की संरचना, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। इसके संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 द में दिया गया है, यानी कि 243 आर में दिया गया है। ठीक है, जैसे देखो इसमें कहा गया है कि किसी भी नगर पालिका के सभी स्थान नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड नाम से ज्ञात होने वाली प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। ठीक है, बांटा जाएगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, बांटा जाएगा। दूसरा जो है तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड नाम से, ठीक है, वार्ड यानी कि WARD, वार्ड नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड नाम से जाना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक नगर पालिका में 5 स्थान भरे जाने हैं तो नगर पालिका क्षेत्र को 5 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी कि वार्ड में बांटा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नगर पालिका के सभी क्षेत्र रहते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थानों पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि चाहे नगर पंचायत हो, ठीक है, या नगर परिषद हो यानी कि नगर पालिका परिषद, या नगर निगम हो यानी कि जो नगर पालिका के विभिन्न स्तर हैं, जैसा कि ऊपर में हमने देखा था कि जिसमें नगर पंचायत की चर्चा की गई थी। ठीक है, नगर पालिका परिषद का चर्चा था और नगर निगम का चर्चा था। ठीक है, इन तीनों जगह पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही जो है सभी स्थान भरे जाएंगे। और प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है कि उसके सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा। ठीक है, सीधे जनता द्वारा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है राज्य विधानमंडल को शक्ति भी दिया गया है। ठीक है,
कि वो जो है मतलब कुछ व्यक्तियों को जो है नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दे सकता है, यानी राज्यों के विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि यदि वे चाहें तो निम्नलिखित व्यक्ति को नीचे बताए गए तरीके से नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है। नगर पालिका प्रशासन का जो है इसको विशेष ज्ञान है या अनुभव है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है नगर पालिका के बैठकों में जो है बैठने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन ये जो है मतदान का अधिकार नहीं है इसको। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं है, यानी ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जिसको नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव है, लेकिन उसको मतदान का अधिकार जो है नहीं दिया जा सकता। ठीक है, दूसरा, जो लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है, इनको भी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ठीक है, और जो पूर्णतः या भागता, ठीक है, उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा, ठीक है, यानी लोकसभा सदस्य को भी जो है नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, और यानी राज्य विधानसभा, ठीक है, जो राज्य विधानसभा है उसके सदस्य को भी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। और अगर राज्यसभा की चर्चा होगी तो उसके बारे में भी लिखा है, जैसे कि राज्यसभा है, इसको पूरा ही लिख दिया जाए, जैसे कि राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद, ठीक है, इसके सदस्य को भी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, बशर्ते इसमें शर्त है कि वे जहां पे, ठीक है, मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वहां पर उनको प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ठीक है, एक अनुच्छेद है, जैसे कि वो अनुच्छेद है 243 हमने अभी पीछे इसकी चर्चा की थी, यानी कि 243S। ठीक है, इसके खंड हैं 5। ठीक है, और इसके अधीन जो है समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके अधीन जो गठित समितियां होती है उसके अध्यक्ष को भी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ठीक है, अध्यक्षों को, ठीक है, प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ये समितियां वार्ड समितियां से अलग होती है। ठीक है, और इनके अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो नगर पालिका का चुनाव जीतकर नहीं आए। ठीक है, देखो, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होगा ये तय करने की शक्ति जो है विधानमंडल के पास है, यानी राज्य विधानमंडल के पास। यह चुनाव या तो प्रत्यक्ष पद्धति से हो सकता है या अप्रत्यक्ष पद्धति से हो सकता है। अगर प्रत्यक्ष पद्धति से हो रहा है तो इसका मतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता अपने वार्ड प्रतिनिधि को चुनने के अलावा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए भी मतदान करेंगे। और अगर अप्रत्यक्ष पद्धति से हो रहा है तो उसका मतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता सिर्फ अपने अपने वार्ड से एक एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनेंगे, और इस प्रक्रिया द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि या पार्षद अपने में से एक को नगर पालिका का अध्यक्ष चुन लेगा। ठीक है, देखो, इसमें जैसे कि पहले बताया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को नगर पालिका प्रशासन के जो है विशेष ज्ञान या अनुभव है, ठीक है, विशेष ज्ञान या अनुभव है, तो उसके आधार पर नगर पालिका में जो है उसको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, और बस जो है उसको नगर पालिका में बैठक में जो है मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं वार्ड समितियां क्या है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा है वार्ड समितियां, ठीक है, वार्ड कमिटीज। इसके लिए भी यही अनुच्छेद 243 एस, ठीक है। तो इस जैसे कि 243 ध है, ठीक है, या फिर 243 का एस पार्ट है, इसमें कुछ समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान है, जैसा कि मैंने इसमें चर्चा किया था। और इसके गठन के पीछे जो है मूल विचार यह है कि बड़े शहरों में वार्ड प्रतिनिधियों के अलावा जन सामान्य को भी स्थानीय स्वशासन से जुड़े मुद्दे पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। जैसे कि इसमें कहा गया है कि वार्ड समितियां जो है, वार्ड समितियां सिर्फ उन नगर पालिका के अंतर्गत गठित की जाएगी जिसकी संख्या जो है, जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, ठीक है। तो वार्ड समितियां सिर्फ उन नगर पालिकाओं में गठित की जा सकेंगी जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है। वहीं पे वार्ड समितियां जो है गठित हो सकती है जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है। दूसरा जो है, वार्ड समिति सिर्फ एक वार्ड में ही बनाई जा सकेगी, एक से अधिक वार्डों को मिलाकर भी बनाई जा सकती है, ठीक है। वार्ड समिति सिर्फ एक वार्ड में भी बनाई जा सकती है, सकेगी, और एक से अधिक में तो बनाई ही जा सकती है, एक से अधिक में भी बनाई जा सकेगी, ठीक है। इसको ऐसे लिखना चाहिए था, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा ना गलत लग रहा है, इसको आप ठीक करके ना ऐसे लिख लो कि वार्ड समिति एक या एक से अधिक वार्ड में भी बनाई जा सकती है। ये सीधा रहेगा और याद करने के लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि आगे हमने इस पे चर्चा किया था, जो कि राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल, इसको वापस से बोलना है। वार्ड समिति एक या एक से अधिक वार्ड में भी बनाई जा सकेगी, यानी वार्ड समिति एक या एक से अधिक वार्ड में भी बनाई जा सकेगी। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करता है, क्या क्या निर्धारित करता है, जैसे कि जो वार्ड समिति है इसकी संरचना क्या होगी, ठीक है, इसकी संरचना क्या होगी, इसमें प्रादेशिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा या कितने प्रादेशिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ये निर्धारित कर सकता है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, ठीक है। दूसरी चीजें जो है, जो वार्ड समिति है, ठीक है, इसके स्थान भरे जाते हैं, ठीक है, तो ये किस रीति से स्थान भरे जाएंगे ये भी निर्धारण करता है, ठीक। देखो, राज्य के विधानमंडल को वार्ड समिति की संरचना तथा सदस्य संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी लगाई गई है, जैसे कि वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाली नगर पालिका सदस्यों को उस समिति में सदस्यता दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया। देखो, अगर वार्ड समिति में एक ही वार्ड के लिए बनाई गई है, जैसे कि मैंने इसमें कहा था कि वो एक वार्ड में भी बनाई जा सकती है, तो अगर वार्ड समिति एक ही वार्ड के लिए बनाई गई है तो यह जरूरी होगा कि उसकी अध्यक्षता उस व्यक्ति को दी जाए जो नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर वार्ड समिति एक से अधिक वार्डों के लिए बनाई गई है तो जरूरी होगा कि उसकी अध्यक्षता किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो नगर पालिका में उन वार्डों में से किसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस अनुच्छेद का जो है किसी बात का यह अर्थ नहीं है कि राज्य के विधानमंडल को वार्ड समिति के अतिरिक्त अन्य समिति का गठन करने का अधिकार है। बस इसका इतना तात्पर्य है कि विधानमंडल न्यायपालिका की समुचित व्यवस्था करने के लिए अलग तरह की समितियां भी गठित कर सकती है। बस शर्त इतना है कि वार्ड समिति पहले गठित हो।
अन्य समितियां वार्ड समितियों के अभाव में या उसके स्थान पर गठित नहीं की जा सकेगी, उसके साथ साथ ही गठित की जा सकती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नगर पालिका में आरक्षण, और आरक्षण में हम लोगों का वही होगा, स्थानों का आरक्षण, पदों का आरक्षण। ठीक है, जैसे पंचायत में था। ठीक है, यानी रिजर्वेशन इन म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, और इसके प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 243 के न वाले पार्ट में है, यानी 243 के टी वाले पार्ट में दिया गया है। ठीक है, और इसके तहत आरक्षण जो है 3 वंचित वर्गों को दिया गया है। 3 वंचित वर्गों को दिया गया। ये वर्ग है अनुसूचित जाति। ठीक है, यानी एससीज हैं, अनुसूचित जातियों। दूसरा जो है अनुसूचित जनजातियों। ठीक है, यानी एसटीज। ठीक है, और तीसरा जो है महिलाओं को आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, यानी वुमेन। ठीक है, इसको आरक्षण दिया गया। और जैसा कि हमने बताया था कि जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, ये अपने विवेक से तय कर सकता है कि ओबीसीज को, ठीक है, आरक्षण दिया जाना है या नहीं, ये तय करता है। ओबीसी मतलब अन्य पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना है या नहीं, ये राज्य विधानमंडल जो है अपने विवेक पे तय करता है। और जो नगर पालिका में आरक्षण है उससे संबंधित प्रावधान को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और ये वर्ग क्या है, जैसे कि पहले वर्ग में जो है स्थानों से संबंधित आरक्षण है, स्थानों के आरक्षण से जुड़े प्रावधान है, और दूसरे वर्ग में जो है पदों के आरक्षण है। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं स्थानों के आरक्षण। रिजर्वेशन ऑफ सीट। ठीक है, देखो इसमें नियम क्या है। तो जैसे कि हमने ऊपर में बताया कि इसमें जो है 3 वंचित वर्गों को ध्यान में रखा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को। ठीक है, और राज्य विधानमंडल के विवेक पर जो है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो हमारा जो केंद्र बिंदु होगा वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को लेकर होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों यानी एससीज तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज, ठीक है, के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में यथासंभव उतने ही स्थान आरक्षित रहेंगे जो उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में समानुपाती है या अनुपात के समानुपाती है। ठीक है, और ये नियम जो है आपने देखा होगा कि ये नियम पंचायत में भी था। ठीक है, बस ठीक वैसा ही नियम इसमें भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में उतने ही स्थान आरक्षित रहेंगे जितना कि उसके जनसंख्या का अनुपात जो है वहां पर है, यानी उसके जनसंख्या का अनुपात जितना है उसी के समानुपात में जो है उसके लिए स्थान भी आरक्षित किया जाएगा। और जो महिला है उसके लिए क्या प्रावधान है, तो महिलाओं के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम वही 1/3, कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे।
ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि कम से कम यहाँ पर 1/3 कहा गया है, यानी कि अगर 1/3 से ज़्यादा करना है, ठीक है, तो ये राज्य विधानमंडल तय कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता है वो, ठीक है, यानी कि कम नहीं कर सकता, ज़्यादा कर सकता है राज्य विधानमंडल, कम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है इसमें दिया गया। और ये दोनों पद्धति जो है, यानी कि ये दोनों, ये किस मेथड पे चलता है, तो हमने इसकी चर्चा की थी। आरक्षण के लिए स्थान जो है, आरक्षणों के लिए स्थान जो है ये चक्रानुक्रम पद्धति से चलता है, ठीक है, यानी कि रोटेशन, ठीक है, पद्धति से आवंटित होता है, ठीक। इसके बाद जो है, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए आरक्षित स्थानों में जो है कम से कम 1/3 महिला के लिए भी आरक्षण, जैसे एससी हो गया यानी अनुसूचित जाति, एसटी जो हो गया अनुसूचित जनजाति, इसके लिए आरक्षित किए गए स्थानों में से कम 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, ठीक है, यानी कि महिलाओं का आरक्षण अन्य 2 आरक्षणों से पूर्णतः पृथक नहीं होगा, ठीक है। उन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के बाद जितने स्थान महिला आरक्षण नीति के तहत बाकी रह जाएंगे वे किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशी के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध होंगे। और यह नियम भी किसमें था, पंचायत वाले में था, ठीक है। यह था हमारा स्थानों का आरक्षण। अब हमारा दूसरा है पदों का आरक्षण, ठीक है। हाँ, ये लास्ट ही है, इसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी ये नगर पालिका में जो है हम लोग इसके अंतर्गत जो है मतलब नगर पालिका की अवधि देखेंगे और सदस्य के लिए निर्भरता जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो था, और इसकी शक्तियां और उत्तरदायित्व देखेंगे। फिर जो इसका चुनाव कैसे कराया जाता है, संघराज क्षेत्र में ये कैसे लागू होता है, कुछ क्षेत्र में नगर पालिका के प्रावधान लागू नहीं होते, जैसे कि जो दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र वगैरह था, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर जो है जिला योजना समिति देखेंगे और महानगर को लेकर महानगर योजना समिति हो जाएगा और बस खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो इतने जो है हमें देखने हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं पदों का आरक्षण। देखो, नगर पालिका में अध्यक्षों के पदों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की बात करता है और इसके तहत जो है ये पद जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, ठीक है, महिलाओं के लिए जो है ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल निर्धारित करता है, विधानमंडल निर्धारित करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पंचायत वाले भाग में पदों के आरक्षण से संबंधित विस्तृत और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, पर नगर पालिका वाले भाग में जो है ये विस्तृत और स्पष्ट निर्देश नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग याद कर सके तो पंचायत के संबंध में जो है संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पद का आरक्षण राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, जबकि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 पद आरक्षित रहेंगे। और नगर पालिका के संबंध में ऐसे विशिष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं और राज्य विधानमंडल को स्वयं जो है यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो है ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के संबंध में जो है राज्य विधानमंडल जो है निर्धारित करेगा कि अध्यक्ष के पदों के लिए जो है वहाँ पर आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट निर्देश इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो है ना एक चीज और है कि आपने जो है अनुच्छेद 334 का नाम सुना होगा, ठीक है, हमने इस पे चर्चा की थी और इसमें हमने देखा था कि जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है इसको जो है
आरक्षण दिए गए हैं इस अनुच्छेद में, ठीक है। और इसमें जो है समय सीमा भी बताया गया है, ठीक है। तो ये समय सीमा जो है, और ये लोकसभा में किया गया है, लोकसभा में जो है, और जो राज्य की विधानसभा होती है, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 334 में किया गया है, और उसमें साथ साथ जो है समय सीमा बताया गया है। तो ये जो समय सीमा है ये भी यहाँ पर वही समय सीमा लागू होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने एक चीज और देखा था कि जो ओबीसी के लिए जो प्रावधान था, यानी ये वाला, ये राज्य विधानमंडल के विवेक पे छोड़ा गया था कि ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं देना है, अन्य पिछड़े वर्ग का। तो इसके संबंध में जो है कहना है कि यदि किसी राज्य का विधानमंडल अपने पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नगर पालिका में स्थानों या अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण का उपबंध करना चाहे तो वह संविधान का जो ये भाग है, यानी कि भाग 9 का को, ठीक है, उसको 9 का को जो है वो कोई बात इससे करने के लिए नहीं रोका, यानी 9 का को जो है वो बाधा नहीं बनेगा। और नगर पालिका में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में संविधान में बस इतना ही कहा गया है कि शेष सभी प्रश्न राज्यों के लिए छोड़ दिए गए हैं, जैसे इन वर्गों को आरक्षण दिया जाना है या नहीं, ठीक है, ये भी राज्य विधानमंडल के विवेक पे छोड़ा गया है। और अगर इन्हें दिया जाना है तो कितना दिया जाना है और किस पद्धति से दिया जाना है और कब तक दिया जाना है, ये सारा निर्धारण जो है राज्य विधानमंडल के विवेक पे छोड़ा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नगर पालिका की अवधि क्या है, ठीक है। नगर पालिकाओं की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक। और इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद जो है 243 व है, यानी 243 यू है, ठीक है। इसमें प्रावधान दिया गया। देखो इसमें कहा गया है कि कोई भी नगर पालिका, चाहे उसका स्तर कोई भी हो, यानी कि चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, और वह किसी भी स्थिति में इससे अधिक समय जो है नहीं रह सकता, ऐसा कहा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसमें कहा गया है कि यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल निर्दिष्ट करता है, ठीक है, जिससे समय समय पर चुनाव और स्थानीय प्रशासन में लोकतांत्रिक निरंतरता सुनिश्चित होती है, ठीक, ये कहा गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला, ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट यानी सदस्यता के लिए निर्भरताएं, यानी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। इसको फिर से समझाना है, नगर पालिकाओं की अवधि। देखो इसमें यह है कि प्रत्येक नगर पालिका, चाहे वह किसी भी स्तर का हो, अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, ठीक है। वो किसी भी स्थिति में जो है 5 वर्ष से अधिक अवधि तक अस्तित्व में नहीं रह सकती है। और जब नगर पालिका की अवधि पूरी होने वाली रहती है तो उससे पहले ही जो है नए चुनाव कराए जाते हैं, और नगर पालिका को उस समय
प्रवर्त किसी भी विधि के तहत 5 साल से पहले भी विघटित किया जाता है। मतलब इसका अर्थ है कि यदि राज्य विधानमंडल ने नगर पालिकाओं से संबंधित अपनी विधि में नगर पालिका के विघटन की कोई रीति निर्दिष्ट कर रखी है तो उसके तहत किसी नगर पालिका को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पहले विघटित किया जा सकेगा। लेकिन यदि विधानमंडल ने उस विधि में कोई संशोधन किया है तो उस संशोधन के आधार पर किसी कार्यरत नगर पालिका को उसी निर्दिष्ट अवधि यानी कि 5 वर्ष से पहले विघटित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि संशोधन के आधार पर वर्तमान नगर पालिका की अवधि कम नहीं की जा सकेगी, लेकिन अगर भविष्य में कोई नगर पालिका आता है तो उस पे जो है उस नियम को लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी नगर पालिका का विघटन जो है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है, और यह उपवन जो है पंचायत वाले भाग में नहीं दिया गया था, जबकि नगर पालिका वाले भाग में जो है ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसके अलावा जो है नगर पालिका की अवधि में ये भी कहा गया है कि अगर किसी नगर पालिका का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से पहले किया गया है तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाए, पर अगर विघटन के समय नगर पालिका की शेष अवधि 6 माह से कम ही बची है तो नए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल अपने विवेक से यह निर्धारित कर सकता है कि ऐसी स्थिति में चुनाव कराए जाएंगे या नहीं। ठीक है, और अगर समय पूर्व विघटन के कारण किसी नगर पालिका का चुनाव कराया जाता है तो नगर पालिका सिर्फ शेष अवधि के लिए ही काम करेगी, न कि आगामी 5 वर्षों के लिए। और यह प्रावधान जो है आपने पंचायत में भी देखा था, तो वहाँ पे जो है ये प्रावधान दोनों के लिए यहाँ पर सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। ठीक है, तो इसकी चर्चा जो है ये अनुच्छेद 243 फ में किया गया है, यानी 243 के बी वाले पार्ट में किया गया है, और इसमें जो है नगर पालिका के सदस्यों के लिए निर्भरताएं का मतलब होता है अयोग्यता। ठीक है, अयोग्यता, इसकी कसौटी बताई गई है। ठीक है, और इसकी कसौटी क्या होगा, ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं कसौटियां। ठीक है, पहली कसौटी है कि अगर राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए विधि द्वारा जो निर्भरताएं या अयोग्यता लागू हैं वो उसमें से किसी का दोषी हो जाए। ठीक है, तो वो दोषी हो गया, मान लो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए विधि द्वारा निर्धारित अयोग्यता का। ठीक है, तब जाके जो है वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसके अलावा जो है जैसे कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या निर्भरता बताया गया था संविधान में, तो जैसे कि उसके लिए जो है संविधान में हमने देखा था कुछ निर्भरता बताया गया है। इसके अलावा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम था 1951 का, ठीक है, उसमें जो है मतलब निर्भरता बताई गई थी। इसके अलावा जो 10वीं अनुसूची था जिसमें दल बदल विरोधी संबंधी कानून थे, उसमें भी जो है निर्भरता बताया गया था। तो ये सारे निर्भरताएं जो है यहाँ पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति इनमें बताई गई किसी भी निर्भरता का दोषी है तो वह नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ये नोट कर लो। ठीक है, कि संविधान में भी निर्भरता दिया गया है, संविधान में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इन सब की चर्चा जो हमने की है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो दल बदल विरोधी कानून है, विरोधी कानून, तो ये 3 जो आधार जो है वो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए बताया गया, वही जो है मतलब यहाँ भी लागू होता है। ठीक है, एक अपवाद यहाँ पे वही चलेगा। ठीक है, एज को लेकर अपवाद चलेगा, जैसे कि राज्य विधानमंडल है, ठीक है, इसकी सदस्यता के लिए आयु क्या है, तो ये 25 वर्ष न्यूनतम आयु दिया गया है। ठीक है, न्यूनतम। और जो नगर पालिका है, नगर पालिका, ठीक है, इसके लिए जो है 21 वर्ष न्यूनतम दिए गए। ठीक है, तो ये एक अपवाद के तौर पर है।
ठीक है। इसके अलावा इसमें भी ये कहा गया कि अगर राज्य के विधानमंडल ने कोई विधि पारित की हुई है और उसके उपबंधों के तहत किसी व्यक्ति को नगर पालिका की सदस्यता के लिए निर्हर या अयोग्य घोषित कर दिया गया तो भी वो जो है नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है। और अगर कभी यह प्रश्न उठता है कि किसी नगर पालिका का कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से निर्देशित किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करेगा। तो इस मामले में पूर्ण रूप से शक्ति जो है वो राज्य विधानमंडल के पास ही है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व, यानी powers and responsibilities of municipalities। ठीक। और ये जो है अनुच्छेद 243 बॉ में बताया गया, बॉ में। ठीक है। इन 243 डब्लू में बताया गया। ठीक है। नगर पालिका की क्या शक्ति होगी और उन्हें कौन से उत्तरदायित्व निभाने हैं। ठीक है। देखो, इस संदर्भ में जो है राज्य विधानमंडल को पर्याप्त विवेकाधीन शक्ति दी गई है कि वह कुछ सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल को ही तय करना होता है कि राज्य में नगर पालिकाओं की क्या शक्ति होगी, क्या उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है। जैसे कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है। ये कहा गया है। ठीक है। यानी संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। और जहां तक नगर पालिका, देखो इसका अर्थ क्या निकलता है कि नगर पालिका अपनी शक्ति के लिए जो है ये पूर्ण रूप से राज्य के विधानमंडल पे निर्भर करता है। ठीक है। अपनी शक्ति के लिए यह पूर्ण रूप से राज्य विधानमंडल पर निर्भर है। और जहां तक नगर पालिकाओं के शक्ति और उत्तरदायित्व का प्रश्न है तो इस अनुच्छेद में जो है विधानमंडल जो है निम्नलिखित विषय पर उसको उत्तरदायित्व अधिकार दे सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने अनुसूची 12 में की थी। ठीक है। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल थे, जैसे कि इसमें आर्थिक विकास है। ठीक है। सामाजिक न्याय है। ठीक है। न्याय, इसके लिए ये योजना तैयार कर सकता है, ये कार्य इसको दे सकता है। दूसरा जो है कई सारी स्कीम इसको सौंपा जाता है जो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक। इसके अलावा जो है नगर पालिका से जुड़ी जो समितियां होती है, ठीक है, वे शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करने के लिए उन्हें जो है उत्तरदायित्व का निर्वहन संरक्षण करने के लिए जो है समितियों का जो शक्ति होता है ये भी तय नगर पालिका करता है और साथ ही साथ ये विषय भी तय करता है जो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। देखो, जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और नगर पालिकाओं में जो है 12वीं अनुसूची में इसके लिए 18 विषय दिए गए थे। ठीक है। जैसे कि इसमें जो है नगरीय योजना है। ठीक है।
नगरीय योजना है, जिसको अर्बन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक विषय है, अर्बन प्लानिंग हो गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है कस्बों की योजना शामिल है। ठीक है, आपने सुना होगा कस्बा। ठीक है, इसकी योजना इसके अंदर शामिल है, जिसको टाउन प्लानिंग कहते हैं, टाउन प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, जो भूमि उपयोग है, भूमि उपयोग, भवन निर्माण है, ये सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, आर्थिक सामाजिक न्याय हो गया, इससे जुड़ी योजनाएं होंगी। जो सड़क है, ठीक है, जो पुल है, ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, ठीक है, सफाई हो गया, कूड़ा करकट हो गया। ठीक है, कूड़ा करकट, इसके प्रबंधन की भी जिम्मेवारी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो अग्निशामक है, यानी कि अग्निशमन सेवाएं हो गई, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो समाज के दुर्लभ वर्ग हो गए, ठीक है, समाज के दुर्लभ वर्ग, ठीक है, यानी कि दुर्लभ वर्ग का मतलब यहाँ पर विकलांग से है। ठीक है, विकलांग हो गए या जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ठीक है, वो आ गया। तो इनसे भी, इनके हितों की रक्षा करना भी इसमें शामिल है। जो झुग्गी है, ठीक है, झुग्गी हो गया या बस्ती हो गया, जिसको स्लम एरिया कहते हैं। ठीक है, SLUM, स्लम। ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा गरीबी से भी जुड़ा है, जिसको नगरीय निर्धनता कहा जाता है। इसके उन्मूलन के लिए भी जो है ये कार्य करती है। ठीक है, बहुत सारी सुख सुविधाएं या मनोरंजन से जुड़े हुए कार्य भी दिए जाते हैं, जैसे कि पार्क हो गया, उद्यान हो गया, ठीक है, और खेल के मैदान हो गए। इन सब के निर्माणों के लिए भी जो है इसकी व्यवस्था के लिए इन्हें दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे कि सब है, कोई मृत्यु हो गया, सब उसको गाड़ना, मतलब उसके लिए, या फिर जो कब्रिस्तान है, ठीक है, या फिर जो शवदाह किया जाता है, ठीक है, या शमशान हो गया। ठीक है, शमशान हो गया, या फिर जो शमशान, वहाँ पे विद्युत शवदाह गिरी होता है। ठीक है, इसके प्रबंधन या इसकी व्यवस्था भी जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है ये एक दो सांख्यिकी भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि ये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का भी कार्य करता है, यानी जन्म मरण सांख्यिकी। ठीक है, यानी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी ये करता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो सार्वजनिक सुख सुविधाएं देखते हैं, जैसे कि रोड के किनारे आपने लाइट वगैरह देखा होगा, पार्किंग देखा होगा, बस स्टॉप आपने देखा होगा, ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो है जो बधशाला होती है, ठीक है, बधशाला, जिसको स्लॉटर हाउस कहते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। या फिर जहाँ पे चमड़ा निकाला जाता है, यानी चमड़ा शोधन शालाएं जो होती है, ठीक है, यानी कि टेनरीज। ठीक है, इसका विनियमन भी ये करती है, विनियमन भी करती है। ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है लगभग 18 विषय शामिल हैं। ये तो मुख्य सारे विषय हैं। ठीक है, ये इसमें लगभग 18 विषय शामिल हैं 12वीं अनुसूची में। ठीक, तो नगर पालिकाओं को जो है इनमें से कार्य वस्तुतः दिए जाएंगे, और ये तय करना जो है राज्य विधानमंडल का कार्य होता है। और व्यवहारिक तौर पर नगर पालिका को जो है बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि शहरों में सफाई की व्यवस्था की देखरेख जो है वो नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। जो जन्म मृत्यु के आंकड़े हैं उसका देखरेख करना भी इसके अंतर्गत आता है। कुआं हो गया, तालाब हो गया, पेयजल हो गया, उसकी सुविधाओं का निर्माण करना, उनकी देखरेख करना इसके अंतर्गत आता है। तो ये बहुत सारे कार्य जो है इनको सौंपे जाते हैं। और नगर पालिका जो है इन्हीं कार्यों के अलावा जो है जो जिला या महानगर योजना प्रक्रिया है या विकास संबंधी नीतियां हैं, उसके मामले में भी सलाहकारी भूमिका निभाती है। जैसे कि इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं नगर पालिका, क्योंकि आगे महानगर वगैरह आ रहा है तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे नगर पालिकाओं से, नगर पालिकाओं के वित्त से जुड़े प्रावधान, यानी कि प्रोविजंस एसोसिएटेड विथ द
फाइनेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, और इसकी चर्चा जो है, इसके लिए कई सारे अनुच्छेद हैं, जैसे इसके लिए 243 भ है, ठीक है, यानी 243 एक्स, ठीक है, इसके लिए 243 म है, यानी 243 वाई है, इसके लिए 243 य है, यानी कि 243 जेड है इसके लिए। ठीक है, ये सारे उपबंध जो है वित्त से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इसको जो है करारोपण की शक्ति दी गई है। ठीक है, हम लोग इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे करारोपण की, और वहीं से समझ में आ जाएगा करारोपण तथा निधियां। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स। ठीक है, तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 भ के अंतर्गत किया गया है, यानी 243 एक्स के अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसमें जो है राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा नगर पालिकाओं की करारोपण की शक्ति से संबंधित जो है प्रावधान कर सकेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल को शक्ति दिया गया है, और राज्य विधानमंडल जो है इसमें जो है मतलब नगर पालिकाओं को कर हो गया, शुल्क हो गया, पथकर हो गया, फीस हो गया, उसको अधिरोपित करने या संकलित करने की शक्ति दे सकता है, या फिर उसके विनियोजित करने के लिए जो है प्राधिकृत कर सकता है। इसके अलावा जो है राज्य सरकार के जो कर राजस्व में जो है कोई हिस्सा निश्चित प्रयोजन के लिए नगर पालिका को देने का उपबंध भी जो है इसी अनुच्छेद में किया गया है। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध भी जो है इसमें किया गया है। ठीक है, तो इससे जो है शुल्क हो गया, पथकर हो गया, ठीक है, फीसें हो गई, इसको अधिरोपित करने, संकलित करने और विनियोजित करने के लिए जो है नगर पालिका को दे सकता है। ठीक है, राज्य की संचित निधि है, इससे जो है सहायता अनुदान जो है नगर पालिका को प्राप्त होता है। ठीक है, एक जो है वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत, जैसे कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें शॉर्ट में तो ये लिखा जा सकता है कि यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं को उनके अधिकार क्षेत्र में इमारतों और भूमि सहित संपत्तियों पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ये जो है इस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, समझे? इसमें बस एक शर्त ये है कि जो लगाया गया कर है, लगाए गए कर राज्य विधानमंडल द्वारा परिभाषित एक सीमा परिभाषित की गई है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। परिभाषित अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक, ये जो अगला अनुच्छेद है ये है 243 मो यानी यो। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 यो यानी कि 243 मो। ठीक है, इसमें जो है वित्त आयोग का प्रावधान है, वित्त आयोग का यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 243 डब्ल्यू जो है इसमें जो है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा
एक वित्त आयोग की स्थापना का आदेश देता है। आदेश देता है, ठीक है, समझे? यस है। इसके अलावा जो है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी ऑडिट होता है ना, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। और ये जो है अनुच्छेद 243 यानी कि 243 जेड में दिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों को शक्ति दी जाती है, प्रत्येक राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संप्रेक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा, ठीक। ये प्रावधान था। तीनों अनुच्छेद हो गया, जेड हो गया, ठीक। अब देखते हैं नगर पालिका के लिए चुनाव, ठीक है। नगर पालिकाओं के लिए चुनाव, इलेक्शन फॉर म्युनिसिपैलिटीज, ठीक। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 क में दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 243 जेड ए में दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 6 में दिया गया है, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 243 जेड बी में दिया गया, ठीक। जैसे कि नगर पालिका के चुनाव के संबंध में राज्य विधानमंडल को ही पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है। जैसे कि अगर हम लोग चुनाव की व्यवस्था पे बात करें, चुनाव की व्यवस्था यानी कि सिस्टम ऑफ इलेक्शंस की बातें करें तो इसकी चर्चा में जो है अनुच्छेद 243 क में किया गया है, ठीक है, यानी 243 जेड ए में किया गया। और इसमें राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है, राज्य के विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव से जुड़े सभी विषयों पर उपबंध बना सकेंगे। एक कमेंट आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लिखाते हो आप, ठीक है, लिखना तो पड़ेगा ही क्योंकि चीज़ें ही इतनी ज़्यादा है। आप इसे लिख लिया करो और वापस से 2-3 बार इसे पढ़ा करो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगा, ठीक है। और चीज़ें इतनी है ही, विस्तार में ही है, तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो शॉर्टकट में फिर कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है करने का, तो थोड़ा विस्तार में ही सही रहता है, ठीक है। तो चुनाव की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 243 का पार्ट में किया गया, यानी 243 जेड ए में किया गया। इसमें राज्य के विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा
नगर पालिकाओं के चुनाव से जुड़े सभी विषयों पर उपबंध बना सकेंगे। ठीक है, बशर्ते इसमें एक शर्त है, ठीक है, जो ये चुनाव से जुड़े सभी विषय पर उपबंध बनाएगा, ये संविधान के उपबंध के अधीन होना चाहिए। ठीक है, उपबंध के अधीन होना चाहिए। तो इसमें राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है। दूसरा हम लोग इसी के अंतर्गत देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, हालांकि इसकी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। ठीक, देखो पंचायत में जो भाग था, ठीक है, इसके लिए भाग 9 था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो है वो 243 था। ठीक है, यानी 243 के था। अब पीछे पेज पलटना, उसमें आप देखना कि इस अनुच्छेद में जो है राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसी को जो है नगर पालिका के निर्वाचन से जुड़े कृत्य सौंपे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, और ये पंचायत के लिए भी है। ठीक है, और ये नगर पालिका के लिए भी है, नगर पालिका के लिए भी है। ठीक है, नगर पालिका के रूप में ये क्या करता है, जैसे कि ये जो है सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, मतदाता सूची तैयार करता है। ठीक है, दूसरा जो है जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है वो सभी चुनावों का ये संचालन करता है, यहाँ याद रखना ये नगर पालिका के संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित, यानी नगर पालिका के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और नगर पालिका के सभी चुनाव का यह संचालन करता है। ठीक है, तीसरा जो है ये है न्यायालयों का हस्तक्षेप। ठीक है, यानी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट्स। ठीक, और ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 या 6 में दिया गया है। ठीक है, यानी कि 243 जेड जी में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। ठीक है, ये जो है न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद 243 या क की बातें करें, ठीक है, या 243 जेड ए की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है कोई विधि बनाई जाती है। ठीक है, और जिसका संबंध जो है नगर पालिका के चुनाव से होता है। ठीक है, और इसका नगर पालिका के चुनाव से क्षेत्र जो है परिसीमन के लिए होता है, यानी क्षेत्रों का परिसीमन या फिर वहाँ पर जो है स्थानों का आवंटन किया जाता है। तो ये जो है किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तुम देखोगे कि ये जो प्रावधान है ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद 329 से मिलता जुलता है। पलटना, ठीक है, ये 329 से प्रावधान मिलता जुलता है, क्योंकि 329 में भी जो है जो लोकसभा है और जो विधानसभा है इसके परिसीमन को, ठीक है, इसके परिसीमन को जो है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से परे रखा गया, परे किया गया है अनुच्छेद 339 में। ठीक है, ठीक, इसके अलावा है कि किसी नगर पालिका के लिए हुआ कोई चुनाव ऐसी निर्वाचन याचिका यानी कि इलेक्शन पिटीशन पर प्रश्नगत किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल के विधि के तहत निर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत की गई है या उसी अधिकारी को प्रस्तुत की गई जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत किए जाने का उपबंध था। किसी भी अन्य स्थिति में निर्वाचन संबंधी विवादों की सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे सारे अनुच्छेद लगभग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और
दो तीन टॉपिक ही बचता है, छोटा छोटा टॉपिक है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्रों पर इन प्रावधानों का लागू होना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजंस ऑन यूटीज। ठीक है, देखो जो अनुच्छेद 243 य का ख पाठ है, यानी कि 243 जेड बी पाठ है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस भाग यानी कि जो भाग 9 का को है, ठीक है, वो राज्य के साथ साथ यूटीज पर भी लागू होगा। ठीक है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के मामले में राज्यपाल का अर्थ जो है यहाँ पर प्रशासक से लिया गया है, और यदि वहाँ विधानसभा है तो विधानमंडल या विधानसभा के अर्थ से लिया जाएगा। और इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि अनुच्छेद 243 य ख में स्पष्ट किया गया है कि भाग 9 क के उपबंध राज्यों के साथ संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होंगे। और जो है राष्ट्रपति जो है, इस मामले में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह लोक अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति को यहाँ पर अधिकार है कि वो जो है लोक अधिसूचना द्वारा जो है वो निर्देश दे सकेगा कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के मामले में इस भाग के उपबंध जो है कुछ निश्चित अपवादों या परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कुछ क्षेत्रों पर इन प्रावधानों का लागू न होना। यानी नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजंस ऑन सम एरियाज। ठीक है, और यानी कि कुछ क्षेत्र में जो है ये इसके उपबंध लागू नहीं होते हैं, और ये जो है अनुच्छेद 243 य ग में बताया गया है। ठीक है, यानी कि 243 जेड सी में बताया गया है कि नगर पालिका के संबंधित जो है किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तो ये जो है अनुसूचित वो जनजाति क्षेत्र के मामले में बताया गया है। ठीक है, जैसे इसके मामले में कहा गया है कि जो इस अनुच्छेद का खंड पहला है, इसमें घोषणा किया गया है कि भाग 9 को जो है, ठीक है, कि कोई बात अनुच्छेद 244 के पहले खंड में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज तथा अनुच्छेद 244 का दूसरा पार्ट, ठीक है, और इसमें क्या निर्दिष्ट किया गया है, तो इसमें अनुसूचित जनजाति निर्दिष्ट किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति, या फिर ऐसे लिखते हैं निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र, निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। हैंडराइटिंग समझ में है। इसके पहले खंड में कहा गया है कि भाग 9 की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा 244 के दूसरे खंड में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र है इसका प्रावधान जो है 5वीं अनुसूची में किया गया है, और जो जनजातीय क्षेत्र है इसका प्रावधान जो है 6ठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, लेकिन इस संबंध में जो है संसद को एक शक्ति दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इस संबंध में, और इसका एक मामला मतलब एक समिति भी थी जिसकी दिलीप सिंह भूरिया समिति, जिसकी चर्चा हमने की थी पैसा में। ठीक है, वो मेसा के लिए भी इन्होंने सिफारिश की थी, उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इस संबंध में संसद को शक्ति दी गई है, वह विधि द्वारा
भाग 9 के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र या फिर अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में कर सकेंगे और इस उद्देश्य से पारित की गई किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। देखो इस संबंध में संसद को शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा भाग 9 के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में कर सकेगी और इस उद्देश्य से पारित की गई किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। और इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि ऐसी विधि पारित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन नहीं समझा जा रहा है इसको, ठीक है, तो इसके लिए हमको विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, ये जो है साधारण बहुमत की ही आवश्यकता है, ठीक है, साधारण बहुमत की यहाँ पे आवश्यकता। अगर संविधान संशोधन समझा जाता तब वहां पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती, ठीक है, तो यहाँ पर संशोधन नहीं समझा जा रहा तो इसलिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, ठीक है। देखो हमने एक चर्चा किया था कि 1995 में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम जो है दिलीप सिंह भूरिया समिति था, भूरिया समिति, और इसके बारे में हमने लिखा भी है पीछे। तो इन्होंने जो है जो अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर जो है पंचायत के लिए इन्होंने, ठीक है, पेशा लागू करने की सिफारिश की थी, ठीक है, और हमने पेशा को देखा भी था, ठीक है, लागू करने की सिफारिश की थी इन्होंने, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र में जो नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका, उसके लिए इन्होंने मेसा यानी कि मेसा की सिफारिश की थी, ठीक है, ठीक है। और ये जो है विधेयक 2001 में जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, तो वहाँ पर जो है विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है, और विवाद उत्पन्न होने के बाद जो है इसको समिति के पास भेज दिया गया और 2003 में जो है समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इस रिपोर्ट पर जो है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। फिर वापस से जाके 2010 में जो है इस विधेयक को जो है इस पे चर्चा के एजेंडे में रखा गया था, ठीक है, इसको एजेंडे में रखा गया था, चर्चा के एजेंडे में, लेकिन इस पे जो है कार्रवाई वापस से नहीं की गई, यानी कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि समुचित कानून नहीं है इसके मामले में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है समुचित कानून का अभाव है और समुचित कानून के अभाव में जो है अनुसूचित क्षेत्रों में 180 से अधिक नगर पालिकाएं अवैध रूप से काम कर रही है, अवैध रूप से कार्य कर रही है, ठीक है। और 2013 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे डिसीजन दिया और इसको जो है नैनी नगर पालिका को विघटित करने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये पारंपरिक तरीके से अपना कार्य कर रहे थे, इसलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय इसको विघटित करने से मना कर दिया, ठीक है। मेसा का फुल फॉर्म बताइए, मेसा का फुल फॉर्म बताना है। देखो मेसा का फुल फॉर्म जो है ये होता है म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, यानी उसके ब्रैकेट में एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ठीक है, ये आपका मेसा एक्ट होता है, ठीक, म्युनिसिपैलिटीज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये मेसा होता है,
ठीक है। इसके अलावा एक जो है ना दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र भी इनसे अंदर आता है। दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र यानी जो हिल एरिया है, हिल एरियाज ऑफ दार्जिलिंग, ठीक है, ये भी आता है। और जो इस अनुच्छेद का यानी कि जो अनुच्छेद 243 या का ग है, इसका खंड जो है दूसरा, ठीक है, इसके अनुसार जो है इस भाग की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाता, ठीक है, कि ये जो है मतलब हुआ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कौन सा परिषद था? यहाँ पे था गोरखा पर्वतीय परिषद, ठीक है। तो इसके कृत्यों यानी कि कार्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालेगी, पर प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसे लिखो, सीधा नहीं डाल सकती, ठीक है, ये लिखा गया, ठीक। अब अगला जो है वो है जिला योजना समिति। हम लोग इस चैप्टर के अंत तक पहुंच ही गए हैं लगभग, बस एक दो टॉपिक बचा है। ये है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है। देखो, पंचायती राज और नगर पालिका की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि योजना की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जा सके। और ये जो संपूर्ण चैप्टर था वो हमेशा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के ही इर्द गिर्द घूमते रहा था। और हमने देखा था कि जो शहर की समस्या है वहाँ पर जो है वही लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो उस शहर में निवास करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की योजना प्रक्रिया में अगर भागीदारी मिलता है तो निस्संदेह जो है वो विकास की प्रक्रिया में अधिक समावेशी हो सकता है, उसके परिणाम अधिक निकल सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से संविधान में प्रत्येक जिला और महानगर के लिए योजना समिति के गठन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो प्रत्येक जिले तथा महानगर में योजना समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 243 या घ है, ठीक है, यानी कि 243 ZD है, ठीक है, इसमें जिला के लिए किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 यह अंगा है, ठीक है, यानी कि 243 ZE है, इसमें जो है महानगर के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक। जैसे कि जो जिला योजना समिति है वो प्रत्येक जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। और इसका कार्य क्या होता है कि ये जिले की पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजना का समेकन करता है। समेकन मतलब कंसोलिडेशन करता है और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करता है। इसके अलावा जो है प्रत्येक जिला योजना समिति के अध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना राज्य सरकार को सौंपे। और जो जिला योजना समिति की संरचना या सदस्यों का चयन का प्रश्न है तो वह जो है राज्य के विधानमंडल पे छोड़ा गया है। राज्य का विधानमंडल यह तय करता है कि जिला योजना समिति की संरचना क्या होगी या जिला योजना समिति को जिला योजना से संबंधित कौन से कार्य करने दिए जाएंगे, ठीक है। यह सारा तय करने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल को ऊपर दिया गया है, ठीक। इसके अलावा हमने जो है पंचायत में भी देखा था कि जो विद्यमान विधि हैं यानी कि विद्यमान विधियों तथा नगर पालिकाओं का बने रहना, ठीक है, ये दिया गया था। बने रहना, ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉज एंड नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटीज, ठीक, यानी कि जो पहले से विधि लागू था, ठीक है, वो अपने संविधान मतलब अपने तहत जो है बना रहेगा। और ये चर्चा जो है अनुच्छेद
यॉ जो 243 है इसको यॉ के च पार्ट में किया गया है, यानी कि 243 के ZF पार्ट में किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो 74वां संविधान संशोधन लागू होने के पहले से चल रही नगरपालिका संबंधी विधि तथा उनके तहत गठित नगरपालिकाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। और इसके तहत जो है दो प्रमुख बातें की गई है। कहा गया है कि अगर 74वां संशोधन लागू होने से ठीक पहले किसी राज्य में नगरपालिका से संबंधित विधि का कोई उपबंध लागू है तो उस पर जो है कुछ नियम प्रभावी होंगे। जैसे कि अगर वह उपबंध 74 में संशोधन से असंगत नहीं है तो वह चलता रहेगा, मतलब जिस रूप में था उसी रूप में वो चलता रहेगा। अगर वह 74 में संशोधन से असंगत है तो 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा और उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और समक्ष विधानमंडल या समक्ष प्राधिकारी अगर इस 1 वर्ष के भीतर इस उपबंध को निरस्त करना चाहे तो वो कर सकेगा। अगर वो इस अवधि के दौरान उसे संशोधित कर देता है और संशोधन के बाद वह उपबंध 74वें संशोधन से सुसंगत हो जाता है तो वह 1 वर्ष की अवधि के बाद भी बना रहेगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि अगर 74वां संशोधन लागू होने से ठीक पहले किसी राज्य में कोई नगरपालिका पहले से ही गठित है तो वह अपनी निर्धारित अवधि के पूरा होने तक कार्य करती रहेगी, किंतु यदि उस राज्य का विधानमंडल चाहे तो उसे संकल्प पारित करके पहले भी विघटित कर सकेगा। इसमें शर्त यह है कि ऐसा संकल्प विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना चाहिए, यानी कि अगर द्विसदनीय विधानमंडल है तो वह जो है विधानसभा के साथ साथ जो है विधान परिषद से भी पारित होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमने जो है उसमें देखा था अनिवार्य, ठीक है, तथा विवेकाधीन उपबंध, विवेकाधीन उपबंध को देखा था। ठीक, यानी एक टेबल बनाना है। अनिवार्य पक्ष का मतलब जो है संविधान के द्वारा, यानी जो 74वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो है राज्य विधानमंडल के ऊपर सौंपा गया है कि इसे पूरा करना ही करना है, और कुछ शक्तियां जो है राज्य विधानमंडल को उसके विवेक के ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो उसको हमको लोगों को देखना है। जैसे हम लोग इधर बनाते हैं अनिवार्य उपबंध, ठीक है, इनके मैंडेटरी प्रोविजन। ठीक, पहले इसी को देखते हैं। जैसे कि एक चीज तो ये किया गया है कि नगर पालिका का गठन करना होगा। ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन करना जो है ये अनिवार्य है। दूसरा जो है ये 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होगा, इसका निश्चित कार्यकाल होगा। अगर विघटन होता है तो 6 माह के भीतर जो है पुनः चुनाव कराया जाएगा। जो न्यूनतम आयु दिया गया है इसके लिए वो 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो है नगर पालिका के स्थानों में जो है जनसंख्या के अनुपात के तहत जो है उनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अनुपात में जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक, इसके अलावा जो महिला थी, ठीक है, इसके लिए कम से कम 1/3 आरक्षण, 1/3 स्थानों का आरक्षण दिए जाने की बाध्यता है। ठीक है, स्थान में। ठीक है, और जो है हर 5वें वर्ष जो है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। ये सारे हैं। ठीक है, और विवेकाधीन में क्या क्या है? विवेकाधीन उपबंध। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो पहली चीजें तो ये है कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष है, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष है, इसके चुनाव की पद्धति तय करना, ठीक है, ये राज्य विधानमंडल के विवेक पे निर्भर करता है। ठीक है, जो 12वीं अनुसूची है, ठीक है, इसमें 18 विषय दिए गए हैं और 18 विषय में से कौन से कार्य दिए जाएंगे ये तय करने की भी जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल को दी गई है। इसके अलावा जो ओबीसी है इसको आरक्षण देना है या नहीं देना है, ठीक है, ये भी निर्णय राज्य विधानमंडल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था। ठीक है, ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो हम लोग कोई और चैप्टर देखेंगे। बाकी जितने भी बड़े बड़े चैप्टर थे सारे ख़त्म हो चुके हैं
और मुख्य रूप से अब जो है एक जीएसटी वाला पार्ट छूटा हुआ है और एक संविधान संशोधन। ऐसे तो मैंने लगभग हर जगह पर संविधान संशोधन लिखा था, लेकिन बाकी उसको अगर अलग तरीके से किया जाए तो वो है। और एक जो है अंतरराज्य परिषद जो है वो छूट गया था केंद्र राज्य संबंध में, ठीक है, तो वो वाला पार्ट छूटा है। बाकी सारे जो है हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है संवैधानिक, संविधानेतर और सांविधिक निकाय के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे निकाय आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें जो है आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।